हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और आज आप सभी के लिए मैं 19 जनवरी का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जो कि आप सभी के लिए सभी न्यूज़ आज 19 जनवरी को हुई सभी घटनाओं को कवर करेंगे और सभी न्यूज़ को कवर करेंगे। जो 19 जनवरी को जो न्यूज़ घटी है, जैसे कि जो नए कोच बने हैं इंडिया टीम के नए कोच, चीफ जस्टिस इंडिया बने हैं। वहीं अगर बात करते हैं QR स्किल इंडेक्स की बात करें, 8वें वेतन आयोग की बात करें, तो इन सभी की जो न्यूज़ निकल के आई है, पूरे न्यूज़ को कवर करने जा रहे हैं आज। जो 19 जनवरी के सभी न्यूज़ को कवर करेंगे और स्टैटिक जीके भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला जो न्यूज़ निकल के आ रहा है आप सभी के लिए। पहला न्यूज़ जो निकल के आ रहा है आप सभी के लिए, वो निकल के आ रहा है सुनीता विलियम्स की ओर से। US से निकल के आ रही है, USA से निकल के आ रही है। सुनीता विलियम्स ने 8वीं बार स्पेस वॉक किया है। स्पेस वॉक किया मतलब 8वीं बार ये ऐसी महिला बनी है, जो महिला क्या पुरुष हुई ही है, जिन्होंने स्पेस में जाकर स्पेस स्टेशन में रहकर वहाँ पर फिर उससे बाहर निकलकर उन्होंने स्पेस वॉक किया, वहाँ पे रिसर्च किया। उसके बाद ये आठवीं बार ये कर रही है कि ये महिला 8वीं बार करने वाली बन गई है। वहीं अगर इनके बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में बात बता देते हैं, तो यहाँ ये US का स्पेस वॉक करने वाली 91 महिला बार हो चुका है। ये मिशन 91 था इसका नाम, समझे। 8वीं बार इन्होंने स्पेस वॉक किया है अभी सुनीता विलियम्स, जो कि USA अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के नाम से भी जानी जाती है। कि वो ISS जो कि है इंडियन एरोनॉटिक स्पेस लिमिटेड है इसका नाम, समझे। अगला उसका क्वेश्चन आप सभी के इस तरह है कि सुनीता विलियम्स ने अपनी 8वीं स्पेस वॉक पूरी की है। इस मिशन का क्या नाम था? क्या US स्पेस वॉक 89 था, या US स्पेस वॉक 90 था, या US स्पेस वॉक 91 था, या US स्पेस वॉक 92 था? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा US स्पेस वॉक 91 था। तो इसका आंसर आप सभी का C हो जाएगा। फिर अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है इजराइल की ओर से। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हो गया है। जो 15 महीनों से जो चल रही थी, अब आप सभी के लिए जो युद्ध चल रहा था इजराइल और हमास के बीच में, अब इन लोगों का सीज फायर हो गया है। 45 दिन का सीज फायर हुआ है। इसके तहत जो भी हमास के और इजराइल के हैं, इजराइल के यात्रियों को वापस किया जाएगा। हमास ही इजराइल के करेंगे, इजराइल हमास के करेंगे। यहाँ पे एक रेशियो रखा गया है कि एक आदमी के बदले आपको 30 फ़िलिस्तीनियों को देना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें, अगर एक आर्मी चाहती है, इजरायली सेना एक आर्मी वापस चाहती है, तो यहाँ से इनको 50 लौटाना पड़ेगा इजराइल को 50 फ़िलिस्तीनी मेंबर लौटाने पड़ेंगे, तभी उनके एक सैनिक को रिहा किया जाएगा। और मेंबर की बात करें, सिटीजन की बात करें, तो एक सिटीजन के बदले यहाँ पे 30 हमास के यात्री को, फ़िलिस्तीनी को यहाँ पे रिलीज करना पड़ेगा। ये कंडीशन पे यहाँ पे सीज फायर की गई। अभी ये सीज फायर हुई है, अभी ये युद्ध विराम नहीं किया गया है, अभी सिर्फ कुछ समय के लिए विराम हुआ है, समझे। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान ले, जो कि सुबह 6:30 बजे से लेकर शुरू हो गया है ये सीज फायर, जो कि 19 जनवरी यानी कि आज से शुरू हो गया ये सीज फायर। ये जो मीटिंग हुई थी दोहा कतर में, यूएस ने इसका हस्तक्षेप किया। यूएस के भी कई सारे मेंबर यहाँ पे भाग लिए। यूएस ने भी, इजिप्ट में भी, अमेरिका ने भी, इसमें कई सारे लोगों ने यहाँ पे भाग लिया, कई सारे कंट्री ने भाग लिया और यहाँ पर सीज फायर किया रियल में। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि 90% गाजा बर्बाद हो चुका है। अभी तक 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला हुआ था। वहीं हमास में 1139 लोग मारे गए हैं, 251 को गलवा दिया गया है। इजराइल के पलटवार में 46,000 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। ये गाजा की आबादी का करीब 2% था, समझे। वहीं 50,000 बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार हो चुके हैं। गाजा का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। गाजा को पुनः निर्माण का भी कार्य करना पड़ेगा, समझे। बाकी क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछेगा। उसके बाद बात करते हैं कि अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है, हर नौकरी वालों के लिए ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। जो भी इनकम, जो कि सरकारी वेतन जो पाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रूव बाय द फॉर्मेशन ऑफ द 8th कमीशन। 8वां वेतन आयोग की मांग को मंजूरी मिल गई है। वेतन आयोग गठित कर दी गई है। अब इसका जो कि 2026 में है, आप सभी को
आपको सैलरी बढ़ के देखने को मिलेगी। 8वां वेतन आयोग जो कि गठन कर दिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के तहत लागू कर दिया गया है, जो कि अब उस पर निर्णय लिया जाएगा कि आपकी वेतन कितना। ये अनुमान है कि 186% आपको बढ़ाने की संभावना है कि इतना परसेंट बढ़ा है। 2 गुना भी किया जा सकता है, आपको ये संभावना रखा गया है कि आपकी सैलरी का 2 गुना भी किया जा सकता है। समझे, 8वां वेतन आयोग की गठन हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो 7वां वेतन आयोग जो गठन की गई थी की गई थी वो की गई थी 2014 में की गई थी। समझे, और अभी जो अभी की गई है ये 2025 में की गई है 8वां वेतन आयोग। तो आपको ये जो वेतन दिखेगा वो 2026 में बढ़कर देखने को मिलेगा। अभी इस पर कमीशन बनी है, अभी इस पर रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, कितनी परसेंट बढ़ोतरी होती है। 7वें वेतन आयोग के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल में हुआ था, जो कि 8 फरवरी 2014 को किया गया था। समझे, फिर आपके क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा, क्वेश्चन की आप भी देख ले। क्वेश्चन पूछेगा आप सभी का कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी है? क्या 6ठे वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग, या 8वें वेतन आयोग, या 9वें वेतन आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 7वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी गई है। अब आपको जो भी सरकारी नौकरी करना कर रहे हैं और उनको और ज़्यादा सरकारी में वेतन मिलने को चांस है। समझे, और ज़्यादा मिलेंगे। वहीं अगर बात करते हैं जो अगला क्वेश्चन आप सबके पूछेगा कि 7वें वेतन आयोग था उसका वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन था? क्या यह न्यायमूर्ति BN कृष्णा था? क्या यह B न्यायमूर्ति KG बालकृष्ण था? या C न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर थे? क्या D न्यायमूर्ति PB रेड्डी थे? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा C, हो जाएगा। जो कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर थे। अशोक कुमार माथुर ने रिपोर्ट पेश किया था 7वें वेतन आयोग का। फिर अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है भारत मोबिलिटी ग्लोबल इंडेक्स एक्सपो निकल के आ रही है 2025 निकल के आ रही है, जिसमें अभी यहाँ पे जो कई सारी जो नई कारें आने वाली है, नई इंडस्ट्री अपनी है, वो यहाँ पे प्रदर्शन करेगी। यहाँ पे बताएगी कि कौन कौन सी किस तरह के कार्स आने वाली है। ये जो भारत मंडपम में ये आयोजित किया जा रहा है। समझे, फिर आपके क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इसके कुछ फैक्ट्स देख लिए। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 शुरू हो रहा है, जो कि 17 जनवरी से शुरू हो गया है और 19 जनवरी से आम आदमी भी जा पाएंगे। यहाँ पे 34 ऑटोमोबाइल कंपनी यहाँ पे प्रदर्शन करने आ रही है। यहाँ पे अपनी शो दिखाएगी, अपनी जो उनके पास प्रोडक्ट है वो सभी यहाँ पे शो करेगी। इस एक्सपो शो में ऑफिशियल नाम द मोटो शो रखा गया है। द मोटो शो इस शो का नाम रखा गया है, द मोटो शो। तो ये याद रखना आपको। यह भारत मोबिलिटी का दूसरा और ऑटो एक्सपो मोटो शो का 17वां एडिशन है, जो कि 22 जनवरी तक चलेगा। 22 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। समझे, बाकी क्वेश्चन आपको इस तरह भी पूछ सकता है। बाकी आप यहाँ पे कुछ देख ले, पहला कब किया जाता है भारत में। 1986 में हुआ था पहला ऑटो एक्सपो सेट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि राजीव गांधी की सरकार में हुआ था। बाकी अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको इसी तरह के रिलेटेड देखने को मिलेगा। समझे, बाकी अगर आपकी अगली न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है, श्रीहरिकोटा में तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड बन गया है, जो कि इससे पहले 30 साल पहले निकल के आया था, लेकिन अब 30 साल बाद तीसरा सैटेलाइट जो कि अब यहाँ से भी रॉकेट लॉन्च किया जा पाएगा, जो कि श्रीहरिकोटा में तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड बनकर तैयार हो गया है, जिसका अनावरण हो गया है। अब यहाँ से अब और इंडिया को स्पेस में तरक्की कर पाएगा इंडिया, इसके लिए लॉन्च कर दिया गया है। इसके बारे में अब कुछ फैक्ट जरूर जान ले। इसके लिए जो बजट रखी गई है, पैसे जो खर्च किए गए वो किए गए 3,985 करोड़ रुपए खर्च किए गए इसके लिए। इस पे अब PSLV SLV GSLV इस तरह के जो सैटेलाइट से सबको लॉन्च किया जा पाएगा। इससे पहले 30 साल पहले इसको इसी तरह का दूसरा लॉन्च पैड आया था 30 साल पहले। अब 30 साल बाद आया है, तीसरा लॉन्च पैड आ गया है आप सभी के लिए, जो कि अब इंडिया को तरक्की करने के लिए और लाभदायक बनेगा, जो कि श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में आया है। तो ये जरूर याद रखना है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में आया है। बाकी अगर बात करते हैं तो अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, बाकी इसके पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने हाल में किस
स्थान पर तीसरा लॉन्च पैड बनाकर मंजूरी दी है। समझिए, क्या वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा है, या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम है, या इसरो प्लस कॉम्प्लेक्स हरि महेंद्रगिरी है, या चंद्रयान बेस बेंगलोर है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में इसको मंजूरी मिल गई है। तीसरा लॉन्च पैड बनाने की मंजूरी मिल गई है। अब यहाँ पे लॉन्च पैड बन के तैयार होगा, समझे। बाकी अगर बात करते हैं कि एक क्वेश्चन अगला एक भी इस प्रकार भी पूछ सकता है आपको कि श्रीहरिकोटा के से पहले रॉकेट लॉन्च कब किया गया था, सबसे पहले कब किया गया था, ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ये मैं आपके लिए एक दे रखा हूँ होमवर्क मान लीजिए, होमवर्क मान के इसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। रिसर्च करिए, खुद के रिसर्च भी कीजिए, कभी कभी आप खुद भी रिसर्च कीजिए ताकि आपको माइंड डेवलप होगा, माइंड इससे डेवलप होता है रिसर्च करने से, समझे। बाकी अगले न्यूज़ जो निकल के आ रही है, QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स निकल के आ रही है, QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स निकल के, इसके तहत आप अपने जान सकते हैं जो भी सरकारी व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अब इस 2025 के बाद आपको फ्यूचर में कौन से स्किल की तैयारी करनी चाहिए ताकि आप अपने स्किल को बढ़ा सके, ताकि अगर किस में सही इनकम मिल सके, इनकम आप सबको मिल सके, इसके लिए ये इंडेक्स निकालती है। तो इसको रिसर्च करके कि आप किस फील्ड को आपको ज़्यादा में पैसे मिल सकते हैं आगे जाके 2025, 26, 27, 28 में, 29 में, 30 में, आगे फ्यूचर आपकी किस फील्ड में आपको किस स्किल में करना चाहिए। तो आप यहाँ पे इंडेक्स में जाकर चेक करके आप कर भी सकते हैं, आप खुद के भी आप अपने पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में बता देते हैं। उसकी फैक्ट इसकी ये है कि इसके बारे में जो अभी ये आयोजित किया, इसमें कई सारी कंपनियों को भी शामिल किया गया है। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आधिकारिक नाम क्या है? एक्सपो जो उस समय था उसका क्या नाम है? द मोटर शो इसका नाम रखा गया था, समझे। वो क्वेश्चन इधर का उधर था इसलिए, समझे। बाकी यहाँ पे देखिए QR फीचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया गया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये दूसरा स्थान प्राप्त किया है। US के बाद फ्यूचर इंडेक्स में हमने स्किल फ्यूचर इंडेक्स में हमने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहला पे US है और दूसरे में इंडिया है, समझे। बाकी अगली न्यूज़ निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से निकल के आ रही है। जस्टिस के विनोद चंदन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में एक शपथ ली है। इनको शपथ दिलाए हैं अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनको शपथ दिलाया है। जो भी सब इसमें कितने मेंबर्स हैं आपको बताने हैं कि इसमें कितने मेंबर होते हैं। तो इसमें मेंबर जो होते हैं 34 मेंबर होते हैं। इसमें 34 मेंबर होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 34 मेंबर होते हैं। आपको ये भी याद रखना है, समझे, कि कितने मेंबर होते हैं। बाकी अभी जो क्वेश्चन आपको पूछेगा इस प्रकार कि हाल ही में किस न्यायाधीश ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय SC के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? क्या जस्टिस संजीव खन्ना है, या जस्टिस अशोक भूषण है, या जस्टिस विनोद चंदन है, या जस्टिस DY चंद्रचूड़ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जस्टिस विनोद चंदन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, समझे। बाकी जो आप सभी के लिए जो एक और क्वेश्चन इस प्रकार की भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ये 124A के तहत की जाती है। बाकी अगर बात करें अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, इसके बारे में कुछ फैक्ट आपके यहाँ पे दे रखे हैं, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। बाकी अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए, वो निकल के आ रही है क्रिकेट की ओर से। सीतांशु कोटक भारत टीम के नए बैटिंग कोच बनाए दिए गए। बैटिंग कोच अभी नए नियुक्त किए गए। सीतांशु कोटक भारतीय टीम के नए बैटिंग कोच के रूप में इन्होंने अभी ज्वाइन किया है इंडियन टीम को, समझे। बाकी आप सभी का आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त हुआ। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड है जो कि आपको पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।